मैं ये कहना चाहती हूं कि किस आदमी की पहचान कब होती है। ये तो पॉलिटिक्स की बात अपन ने कही अभी। पॉलिटिक्स के साथ साथ आदमी की पहचान कब होती है? जब कोई आदमी कोई अलग काम करता है तो सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज लोग उसी को करते हैं, सबसे ज्यादा लोग उंगली उठाने का काम उसी को करते हैं, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो। और ये तो महाराजा बरोड़ा ने बरोड़ा के अंदर उनको पढ़ा लिखा के इतना महान बना दिया था कि दुनिया के अंदर कहीं भी जाकर अपनी बात कह सकते थे और उसको लोग बड़े गौर से सुना करते थे। परंतु उनको क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ, उसको भी बहुत उन्होंने फेस किया। ये बात उनके जाने के बाद जब उनके बारे में लोगों ने पढ़ना शुरू किया, जब उनके बारे में सोचना शुरू किया, तब उनको मालूम पड़ा कि हमारे बीच में एक इतना विशाल माने व्यक्ति था जिसको हम उस समय समझ नहीं सके, परंतु आज देश की पीढ़ियां उनके बारे में, उनका लिखा हुआ, उनकी जो भाषण थे उनको पढ़ कर आगे बढ़ रहे हैं, सीख सीख। और मैं खाली दलितों की बात नहीं कर रही हूं यहाँ, ये कहीं किसी एक दलित के नेता नहीं थे, ये नेता थे हम सबके, क्योंकि उन्होंने जो बात कही भाइयों, वो बात खाली एक दलित के नहीं कही थी, वो गरीब के लिए कही थी, वो जिसके पास पैसे हैं उसके लिए भी कही थी, वो जातियों के लिए भी कही थी। उन्होंने ये कहा था कि ध्यान रखना कि पढ़ना बहुत जरूरी है। आज के ज़माने में अगर आप लग जाते हो कि हम ना पढ़ें ना लिखें और दुनिया में आगे बढ़ जाएंगे, तो वो तो नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है। उस समय भले ही नहीं था, परंतु उस समय उन्होंने ये बात कही, पढ़ोगे लिखोगे आगे बढ़ोगे, और नहीं तो रह जाओगे। आज जो बात उन्होंने कही वो हर घर के अंदर गूंज रही है, भले ही आप उनका नाम लेके ना कहो, परंतु वो जो शुरुआत हुई थी वो शुरुआत उनके मुंह से हुई थी। मैं कहना ये चाहती हूँ, आपका जवाब कैलाश जी, आपने तो परिवारवाद के साथ भी उसको जोड़ा, ये भी सही है, परंतु मैं इसके साथ भी जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने ये बात कही कि चाहे वो कितना भी छोटा हो, वो मानव है और मानवता के नाते सबको एक साथ आंकने की जरूरत होनी चाहिए। कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई जात का है कि नहीं जात का है। और कौन होता है जो कहेगा कि तुम मंदिर में नहीं जा सकते और हम मंदिर में जा सकते? कौन ऐसा है जिसका ईश्वर अकेला उसी का है और किसी का नहीं है? उन्होंने कहा वो ईश्वर है, वो ईश्वर है जो हम सबका है, खाली एक बड़े का नहीं, हम सबका है। पर तो वो समय था जब ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, गरीब लोग थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको पढ़ाने के लिए इसलिए उन्होंने आग्रह किया। आज कॉन्फिडेंस आ गया है इस पूरे देश के उस गरीब तबके की, और मैं फिर कह रही हूं कि मैं दलित अकेले की बात नहीं कर रही हूं, गरीब की बात कर रही हूं। उस गरीब के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है कि हम में से एक जब वहां तक पहुंच गया, हम में से एक ने जिस संविधान को लिखा, हम में से एक जिस संविधान को आज पूरी दुनिया मानती है, देश तो मानता ही मानता है, ऐसा अगर वो कर सकता था तो क्या हम लोग नहीं कर सकते? ये कॉन्फिडेंस में आने के लिए कितने साल लग गए सर? कितने साल लगे, आप गिनोगे सब? मैं ये आप लोगों को खाली कह रही हूं क्योंकि आपको ये कहने की जरूरत है कि जब ये शुरुआत हुई तो सब लोगों ने कहा क्या बातें कर रहे हैं। आज मेरा रंग अगर गेहूं का रंग है, या मैं सफेद चिट्टी हूं, या मैं काली हूं, तो उसी हिसाब से मैं आके नहीं जाऊंगी अब, क्योंकि दिमाग ठीक है तो काम भी ठीक हो जाएगा। इसीलिए सब वर्गों को एक निगाह से देखने का काम उन्होंने तब किया जब कोई और नहीं कर रहा था। उन्होंने ये कहा कि एकमात्र कानून का दस्तावेज ये संविधान नहीं है, ये जीवन जीने का एक माध्यम है जिसको मैंने सोचा है
और संविधान के अंदर उसको प्रकट करने की कोशिश की है। तो जो व्यक्ति उस संविधान को पढ़ेगा तो वो समझ जाएगा कि उसका रोल इस दुनिया के अंदर क्या है। और इसीलिए हिम्मत इतनी बड़ी रखो, कहते थे वो, कि किस्मत भी छोटी लगने लगे। कितनी बड़ी लाइन है भाई। हाँ, और उन्होंने ये कहा, जीवन लंबा होने के बजाय महान होने दो। हम लंबी जीवन की बात करते हैं, परंतु उस जीवन के अंदर हम क्या करते हैं जो उस जीवन को महान बना सके, जिसकी वजह से आपको कोई याद कर सके, वो आपको ये याद दिलाते हैं। सफलता, कहते हैं, वो कभी भी पक्की नहीं होती है, असफलता भी कभी अंतिम नहीं होती है। और अपनी कोशिश को तब तक जारी रखो जब तक जीत इतिहास माने ऐतिहासिक न बन जाए। बुरे वक्त सबके जिंदगी में आते हैं, अच्छे वक्त भी सबकी जिंदगी में आते हैं। ये तो एक सर्कल है। तो कभी किसी को ये नहीं सोचना चाहिए अपने मन के अंदर कि भाई मैंने मेहनत कर ली, मैंने सब कुछ कर लिया, पर मेरा हो नहीं रहा है। वो रुके नहीं। इसके लिए उन्होंने ये कहा कि वो ऐतिहासिक बन जाना चाहिए। वो इतिहास बनाओ, तुम मेहनत करते जाओ, पढ़ते जाओ, सीखते जाओ। एक दिन वो तुम्हारे हाथ में आ ही जाएगा। इतने सारे लोग क्या हो जाता है कि डर के मारे उसको छोड़ देते हैं कि वो उसको अंत तक नहीं पहुंचा सकते। परंतु जिन लोगों में पेशेंस है और उस पेशेंस को आगे ले जाते हैं तो वो काम भी हो जाता है। कभी कभी मैं राजनीति में कहती हूँ ना, आजकल भाई साहब आते हैं, हमें प्रधान बना दो, हमें कोई पोस्ट दे दो, हमें कोई कुछ भी दे दो, आप किसी को कह दो। मैं कहा भाई साहब अपना काम करो। अगर अच्छा काम करोगे तो तुम्हारा भी समय आएगा। यही तो उन्होंने कहा, तुम्हारा समय आएगा। किसी को तुम्हें पूछने की जरूरत ही नहीं है, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। अच्छा काम करोगे तो उसके साथ साथ लोग तुमको पहचानेंगे भी। यही वो बार बार आपको कह रहे हैं। यही जीत है जिसका उनने बार बार लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। अब ये बात सही कही आपने कि कांग्रेस वालों ने की उपेक्षा उनकी। इतना महान व्यक्ति उनके बीच में था, परंतु वो मानते थे, नेहरू जी थे, सब बड़े बड़े लोग थे, तो सोचते थे कि महान तो वही हैं, इस ग्रुप में उससे महान कौन हो सकता है। परंतु अटल जी जैसे व्यक्ति के साथ उनको काम करने को नहीं मिला। अटल जी जैसे व्यक्ति थे जो राउंड टेबल पर जब बैठते थे तो वो यही कहते थे कि वी शुड बी, माने नेताओं की जब बात करते थे सब, वन अमंगस्ट इक्वल्स, माने सब अच्छे सोचने वाले पढ़े लिखे व्यक्तियों के बीच में हम भी एक होने चाहिए, माने ऐसा ग्रुप हमारा होना चाहिए। यही वो कहते थे, पर वो लोग मानते नहीं थे। और इसीलिए उन्होंने इनका बड़प्पन समझा नहीं। दूसरे देशों ने समझ लिया पर इन्होंने नहीं समझा। उनका नाम तो उन्होंने बार बार इस्तेमाल किया है, परंतु उनका सम्मान करने में पीछे रहे। दलित माना उनको कांग्रेस ने, ललित माना उसको बीजेपी ने। और ललित क्या मतलब मैं यहां कह रही हूं कि सुंदर जो है, उस सुंदर चीज को माना है बीजेपी ने, दलित को माना है कांग्रेस ने, और आज भी वही कहते हैं। आज जब अपन इलेक्शन के अंदर जाते हैं तो अपने को देखने को नहीं मिलता है, ये तो हमारी जेब के वोट हैं, कहां जाएंगे। उन्होंने तभी अब सब लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि कोई किसी के जेब का नहीं है, वो अपने मन का है, अपने विचारों का है, अपनी समझ का है, अपने समाज के लिए क्या करने को तैयार है, अपना कितना जीवन देने को तैयार है, उसी से रिकग्निशन उसको मिलता है। 1937 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी विधानसभा चुनाव हुए थे।
संसद के अंदर भी उनका जैसे दूसरों के चित्र लगे हुए हैं, उनका भी चित्र लगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने दुनिया के अंदर इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। कई सालों के लिए आना चलता गया, कांग्रेस सरकार राजी नहीं हुई। अटल जी ने फिर प्रयास किए, बहुत प्रयास किए, और 1990 में बाबा साहब का चित्र जो था वो आखिर में संसद में लगाया गया, तो वो भी काम था अटल बिहारी वाजपेयी जी का। 1917 में एक कोई NS काजरोलकर थे, उनको तो उन्होंने 1970 के अंदर पद्म भूषण दे दिया, परंतु तब भी याद किसी को ये आया कि नहीं आया कि वो व्यक्ति था जिसने बाबा साहब को चुनाव के अंदर हराने का काम किया था। ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस ने ऊपर उठाने का काम, पद्म भूषण देने का काम उन्होंने किया था, परंतु हमारे को नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट से मोदी जी ने उन्होंने वहां उनकी प्रतिमा को स्थापना, उसकी प्रतिमा की स्थापना की, वो तो बहुत बड़ी बात है। और मुंबई में एक स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, अब आप देखो कितना अच्छा नाम है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के नाम पर उन्होंने एक बहुत बड़ी प्रतिमा का एस्टैब्लिशमेंट मैंने चालू काम कर दिया है, वो कुछ दिन में अभी प्रगति पर है, बहुत जल्दी वो काम हो जाएगा। और एक ऐप है जिसमें हम लोग सब लगे हुए हैं, उसका नाम भी भीम ऐप है। उस भीम ऐप पे ही हम लोग सब काम करते हैं आजकल, आपको सब मालूम ही है। तो उस भीम ऐप को भी बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर 120 देश, दुनिया के अंदर नाम 120 देशों को इन्होंने स्मृति समारोह आयोजित करके और डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर वहां गोष्ठियां करवा के उनका नाम 120 कंट्रीज के अंदर भी और आगे फैलाने का काम में करने में कोई और कसर नहीं छोड़ी। और 30 सितंबर 2015 के अंदर बाबा साहब की स्मृति में डाक टिकट को निकालने का काम किया, जो मैं समझती हूँ कि इतने दिन तक रहना ही नहीं चाहिए था। 2015 में अपन ने याद किया, 2015 में अपन ने टिकट दिया, ये तो बहुत पहले बात हो जानी चाहिए थी। इतना ही नहीं, अभी 2025 में 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर छुट्टी, एक सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया। और सबसे अच्छी बात एक और है कि याद करें बच्चे लोग, उन्होंने 5 स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में जोड़ने का काम किया, ताकि जब आप स्कूल में पढ़ोगे और घूमोगे तो आपको उनकी जीवनी की भी याद आ जाएगी। तो सबसे पहले मऊ में क्यों, देखते किसी को याद है क्या? वेरी गुड, आपको तो याद है। एक लंदन क्यों? वेरी गुड। नागपुर क्यों? यार तुम लोग सब पढ़ के आए हो, ये तो अनफेयर परीक्षा हो गई, सब लोग अपने अपने पढ़ के आए हैं ये। अच्छा ठीक है। और दिल्ली क्यों? दिल्ली क्यों? नो शांति के लिए उनकी डेथ हुई है वहीं। और मुंबई क्यों? बहुत अच्छी पढ़ाई हो गई भैया, यहाँ से आप रिपोर्ट भेज सकते हो भाई साहब कि ये एक भी नहीं है जो हमारी इस परीक्षा में फेल नहीं होगा, कोई नहीं फेल होगा। इंदौर है यार, इंदौर है, गलती हो गई, हाँ बात सही है, इंदौर है। तो आज ये बात है तो आप लोग कर ही रहे हो, इसलिए तो बैठी है सारी लेडीज। और फिर मैंने कहा कि मोदी सरकार ने 7 सितंबर 2017 को दिल्ली के अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बाबा साहब अम्बेडकर का किया। और मुझे आप लोगों को इतना ही बताना है कि राजस्थान के अंदर 2014 के अंदर हम लोगों ने जमीन देके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का काम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से वहां भी शुरू कर दिया। और मैं समझती हूँ कि इस तरीके से सब दूर सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हो जाते हैं और फिर उनके बीच में आदान प्रदान हो जाता है, तो लोग बाहर से आएंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, रिसर्च करेंगे और इस रिसर्च के द्वारा समझेंगे
कि वो कितना महान, कितना सरल, कितना सहज और कितना इंटेलिजेंट आदमी था, वो देखने को उनको समझ में आ जाएगी। ये सेंटर्स ऑफ इंटेलिजेंस बहुत ही जरूरी हैं भाई साहब, इसके बारे में अपने को भी सोच लेना चाहिए। अच्छा, ये सिर्फ एक हमारे लिए पॉलिटिकल माने राजनीतिक शक्ल नहीं है, करोड़ों भारतीय के लिए ये वो फेस है जिसके अंदर उनके खुद के अधिकार दिखते हैं। ऐसा फेस है जो लोगों को पेशेंस देता है, ऐसा फेस है जो लोगों को साहस देता है, और ऐसा फेस है जो लोगों को बताता है कि जो मैं कर सकता था तो तुम भी कर सकते हो, उसकी चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। और इसीलिए आज भारत युग युग तक उनको याद करेगा। ये तो आज मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि हमारे सामने आज हमारे सीएम साहब भी बैठे हुए हैं, मोहन यादव जी। मैं आपको साधुवाद देना चाहूंगी सर, आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश दौड़ रहा है, और मैं समझती हूं कि इस पेस के ऊपर अगर आप चलते जाओ तो इंदौर एक नहीं कई ऐसे इंदौर हो जाने चाहिए। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगी कि आप लोग सब सोचते हो कि राजनीतिक लोग जो हैं वो तो हम लेट आएंगे, अगर हमने 11 बजे आए तो 12 बजे के पहले तो आने ही नहीं है, तो उसी हिसाब से आप लोग भी आओगे। हम भी सोचते थे कि यही होगा, तो हम तो प्लेन से उतरे, हमने पूछा कि भाई मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम क्या है, उन्होंने कहा अभी आते होंगे, हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो हम गए होटल, बराबर टाइम पे यहाँ पहुंच गए, फिर मेरे पास 10 तो फोन कॉल आ गए कि भैया चलिए, वो आ गए। तो पहली दफा कोई टाइम पे आने वाला सीएम भी हमको देखने को मिला है, थैंक यू वेरी मच। और फिर आखिरी बार आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूं मैं, क्योंकि इंदौर के नाम तो हमने सुना था, इंदौर की सफाई के बारे में तो पूरे देश में आवाज गूंज गई थी, और मैंने सोचा कि ये राजनीतिक वाली बात होगी, थोड़ा सा पुल, थोड़ा सा पुश, थोड़ा सा इनको कहना यार मेरा नाम, इंदौर का नाम लिख देना, ऐसा सोच करके। पर मैं जब यहाँ घूमी तो मेरे को समझ में आया कि 7 बार इंदौर सबसे क्लीनेस्ट सिटी के नाम से क्यों आज इस देश के अंदर जाना जाता है। ये खाली मुख्यमंत्री का काम नहीं है यहाँ भाई, ना यहाँ आपका नगर परिषद और या नगर में जो बैठे लोग हैं उनका, इसका श्रेय जाता है आप सबको जिन्होंने तय किया है। क्योंकि भाई साहब हम लोग रूल्स बहुत बनाते हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि जनता उन रूल्स को मानती है। इस रूल को सब लोगों ने अपने दिल के अंदर लेकर के जिस तरीके से अपने एक एक घर में आप लोगों ने तय किया कि उस इंदौर का हम वो नाम बनाएंगे, उसको ऐसा गौरवान्वित करेंगे, उसको ऐसा चमकाएंगे कि बाहर के लोग उसको देखने के लिए आ जाएंगे। तो आपको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूं, क्योंकि आप लोगों ने वो करके दिखाया है जो बहुत सारे लोग नहीं कर पाए हैं। इसलिए माफी चाहती हूं आप लोगों को, उसका वो दे नहीं रही हूं, मैं श्रेय इनको दे रही हूं, क्योंकि आपने सपोर्ट सिस्टम तो लगा दिए परंतु काम करने वाले ये सब थे। इसलिए बहुत सारी बधाइयां, और याद रखना आज मैं यहां आई हूं पहली दफा इतने सालों बाद, और खुशी खुशी आई हूं, क्योंकि घर आना तो हमेशा पसंद ही लगता है सबको, और ऐसी चीज के ऊपर आई हूं जिसको हम सब अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो कोशिश कर ही रही हूं कि हर एक आदमी अपना है, ये एक बहुत बड़ा परिवार है, इस परिवार के अंदर प्यार बांटें, इस परिवार के बड़े हों छोटे हों सब लोग साथ रहें। अभी मैं वहां से निकल रही थी तो मैंने पूछा, एक बहुत बड़ा एक बिल्डिंग है वहां, आपके नगर सेठ थे जिनकी डेथ हो गई, बहुत सुंदर बिल्डिंग है। हाँ, और मेरे को उन्होंने सबने कहा कि बस यही एक थे जिनका इतना बड़ा दिल था, बड़े दयालु थे। हाँ, और मेरे को उन्होंने सबने कहा
कि बस यही एक थे जिनका इतना बड़ा दिल था, बड़े दयालु थे, और ट्रेन उनके लिए रुकती थी, मगर अगर वो जाते थे स्टेशन के ऊपर थोड़ा लेट भी हुआ तो उनके लिए ट्रेन रुका करती थी। तो बहुत बड़े आदमी थे जिसने अपने इस इंदौर के लिए बहुत कुछ किया। हम सब अपने छोटे लेवल पे ही, ये जरूरी नहीं है कि हम लोग सब नगर सेठ बन जाए, पर अगर अपने अपने छोटे लेवल के ऊपर अपन ये सोचने लगे कि अपना इंदौर, अपना घर, अपना परिवार, इसके अंदर मेरी तरफ से अगर एक कचरे की दानी मैंने ठीक करके रख दी, या अगर मैंने 2 छोटे बच्चों को जिनको पढ़ाई नहीं मिल सकती थी उनको पढ़ा दिया, या एक ऐसे लड़के को या लड़की को जिसको अच्छे मार्क्स मिले परंतु यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं जा पा रही है, ऐसे को हमने आगे किया, तो मालूम नहीं कितने सारे अंबेडकर आप लोग पैदा करोगे। अपने आप में कितनी बड़ी चीज है, अपने आप में सोचो। आपने आधा रास्ता तो पूरा कर दिया है, जो छोटा मोटा बचा है उसको भी पूरा करने की कोशिश करें। इस परिवार को अच्छी तरह से जोड़ें और इस परिवार के और लोगों को उड़ान भरने का मौका दें। जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर ने हम सबको ज्ञान दिया था, उसी तरीके से आप भी उन लोगों का साथ दें। इसी के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि गर्मी में आप बैठे रहे, और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी को। मुझे बुलाया था सुमित जी, इन्होंने फ़ोन किया कि भाई ये हम कर रहे हैं तो आप आओ, और आते आते जब मेरे को कहा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आप आ रहे हो तो मैं भी आऊँगा और मैं उस कार्यक्रम में शरीक दूंगा, तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप हमारे इस परिवार और हमारा सोच कर कि आप भी आए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहती हूँ। थैंक यू कि इस परिक्रमा मैंने आप कभी किसी भी परिवार में किसी भी कार्यक्रम में जा सकते थे, परंतु आप इस मेरे कार्यक्रम में आप हमारे साथ यहाँ आए, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। कैलाश जी, आपके बिना तो ये नहीं हो सकता था, और सब जो लोग यहाँ बैठे हुए, मैं आपका अलग अलग नाम तो ले नहीं सकती हूँ, परंतु मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने इतने प्यार से मुझे यहाँ बुलाकर मुझे भी बाबा साहब के बारे में 2 शब्द रखने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने समाज के लिए क्या करने को तैयार है, अपना कितना जीवन देने को तैयार है, उसी से रिकग्निशन उसको मिलता है। 1937 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी विधानसभा चुनाव हुए थे। इसमें कांग्रेस ने डॉग साहब के सामने एक बहुत प्रसिद्ध क्रिकेट वाले थे, वो क्रिकेट के खिलाड़ी थे, उनका नाम था बालू पालवंकर। उनको मैदान में उन्होंने उतारा, ये सोच करके उतारा कि बड़ा क्रिकेटर है, वो क्रिकेटर के सामने ये कहाँ खड़े रहेंगे, क्या बोलेंगे क्रिकेटर के सामने। खड़े रहे वो क्रिकेटर के सामने, लेकिन जीत किसकी हुई? सच्चाई की हुई। लोगों ने समझा कि ये वो व्यक्ति है जो लोगों के लिए लड़ता है, ये वो व्यक्ति है जो सच्चाई को उजागर करने में पीछे नहीं हटता है। कांग्रेस वालों ने पूरी ताकत लगा दी, परंतु बाबा साहब ने इस चुनाव को जीता, अच्छी तरह से जीता, और कारण आपके सामने ये। संविधान का सभा, 1952 के लोकसभा के चुनाव, 1954 के भंडारा उपचुनाव, इन सब में कांग्रेस ने उनको हराने के लिए अपनी पुराने हथकंडे अपनाने की कोशिश की। उनको हराने की जितनी कोशिश कर सकते थे उनने उस कोशिश में कोई कमी नहीं की। 1946 में लेबर मिनिस्टर उसके रूप में वो काम करते थे कैबिनेट में, तो उस समय प्रधानमंत्री जी नेहरू, उन्होंने इनको लेबर मिनिस्टर के पद से हटा दिया, क्योंकि उनकी तो सत्य के ऊपर आधारित राजनीति थी, और वो लेबर की और उन्हें छोटे लोगों की जो वहां तक आवाज नहीं पहुंच सकती थी, उनकी आवाज को कैबिनेट के अंदर, मीटिंग्स के अंदर उजागर करने की कोशिश में कमी नहीं छोड़ते थे। तो ये बातें तो अखरती है ना, सब तो सुनना नहीं चाहते, परंतु सुनने को उन्होंने फोर्स किया इनको कि भैया आपको सुनना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको हटा दिया। उन्होंने कहा इनको रखने की जरूरत नहीं है, बार बार आके हम लोगों को डिस्टर्ब करते हैं, अच्छा ये है कि इनको अपने कैबिनेट से हटा दिया जाए। तो हटा दिया, परंतु फिर भी
इतनी सारी उपेक्षा से आहत बाबा साहब ने डिसाइड कर लिया कि 1961 के 51 में ये कैबिनेट से मैं इस्तीफा दे दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसे कैबिनेट में रहना नहीं है जिस कैबिनेट के अंदर सबकी आवाज पहुंच नहीं सके। जो कैबिनेट का मंत्र मतलब ही क्या है? कैबिनेट के अंदर वो सब मंत्री बैठते हैं, अलग अलग जगह से बैठते हैं और वो अपने अपने क्षेत्र की मुसीबतें, प्रॉब्लम्स, जो छोटे पिछड़े, इन सब की बातें उस कैबिनेट के अंदर लाने का काम करते हैं। आपको सुनना ही नहीं है, उनको हटा ही दिया गया है। तो उन्होंने कहा उससे बेटर तो ये है मैं खुद ही हट जाऊं। तो वो वहां से हट गए। 6 दिसंबर 56 में उनकी डेथ हो गई। कांग्रेस सरकार ने दाह संस्कार दिल्ली में नहीं किया क्योंकि उनको डर लग रहा था। उन्होंने उनके परिजनों के पास और जबरन उनको बेचारे उनके परिजनों को बॉम्बे के अंदर उनका दाह संस्कार करना पड़ा। 56 में सरकारी आवास को, जैसे हमेशा मैंने बात तो आती है कि इतना बड़ा आदमी यहाँ रहा है तो उसको अपन लोग एक राष्ट्रीय स्मारक बना दें, लेकिन नेहरू ने कुछ नहीं सुनी और कहा कि सवाल ही नहीं उठता है, हम तो करने नहीं देंगे। और देश की मांग के बावजूद भी उस समय की सरकार जो नहीं कर सकी वो आज की हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार ने करके दिखाया। उनने बाबा साहब के सरकारी आवास पर उनका स्मारक बनाकर 2018 के अंदर उसका लोकार्पण कर दिया। बीजेपी समझती है, मानती है, खाली वोट के आधार पे नहीं। हमारा परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है, इस परिवार में बहुत किस्म के आदमी हैं। सब आदमियों को दिल से लगा के चलने का काम ये बीजेपी ने किया है। कभी डर के नहीं किया कि इनमें से कोई उठ जाएगा तो हमारी कुर्सी कहीं हिल न जाए, उसकी वजह से नहीं, परंतु क्योंकि हम अपने परिवार को मजबूत करना चाह रहे थे, इसलिए सबको, और इसीलिए बाबा साहब को भी हमने वहां आदर्श मानकर बिठाया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।